सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक थोड़ा सा सॉरी, आज का टॉपिक थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बट चांसेस बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के, और यूपीएससी पूछ भी चुका है। ठीक है। सो सैटरडे की क्लास में हमने क्या देखा था? हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इवॉल्व्ड। ठीक है, हमारा संविधान किस प्रकार विकसित हुआ, और इस विकसित होने के चरण में हमने देखा कि किस प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर चार्टर एक्ट के थ्रू, फिर भारत सरकार अधिनियम 1858, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पे 1861 का पढ़ा हमने, फिर 92 का पढ़ा, 1909 का पढ़ा, फिर यहाँ से वो आ गया कहाँ पर, वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। यहाँ हमने 1919 का एक्ट पढ़ा और 1935 का एक्ट पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पर हमने डिफरेंट फेजेस में क्या देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज हम पैरामीटर्स पढ़ते हैं, जो आज हम पैरामीटर्स देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इमर्ज होते हुए नज़र आ रहे थे। कैसे? जैसे बजट वॉज प्रेजेंटेड इन 1861, बट उस बजट को ना तो परिवर्तन किया जा सकता है, ना ही उस पर चर्चा होगी। 1892 में उसी बजट पे चर्चा तो की जा सकेगी, बट उसे बदला नहीं जा सकेगा, इट रिमेन्ड अनऑल्टरेबल। और वही बजट 1909 में आके डिस्कस भी होने लगा और ऑल्टर भी किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है, उसी तरीके से डिवीजन ऑफ लिस्ट, 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी पावर विथ वॉइस रॉय। इस तरीके से हमने क्या देखा कि डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेजेंट प्रोविजंस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, वो इवॉल्व हुए, बट साथ ही साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच इज ड्राफ्टेड इन नेचर। भारत का संविधान किस तरह का संविधान है? भारत का संविधान, एक सेकेंड, होल्ड ऑन। भारत का संविधान विकसित होने के साथ साथ निर्मित भी है। ठीक है, इट इज़ ड्राफ्टेड एज वेल। ठीक है, सो भारत का संविधान निर्मित संविधान भी। अब ये निर्मित संविधान कैसे है इसको देखेंगे आज की क्लास में हम। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि संविधान को निर्माण करने के लिए भारत में एक क्या बनी थी? संविधान सभा। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वहाँ पर पहुँचने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि संविधान सभा होती क्या है। ठीक है, संविधान सभा होती क्या है? सो जब हम संविधान सभा की बात करते हैं, मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, Constituent Assembly is a special body. It is a special body. संविधान सभा एक विशेष निकाय होता है बच्चों, जिसका गठन
उस देश के संविधान को निर्माण करने के लिए किया जाता है। अब समझना, ये जो संविधान सभा है ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये इनडायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकती है, डायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकती है। ये किस तरीके से क्रिएट होगी ये डिपेंड करेगा एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, ठीक है। भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ है, ठीक है, वैसे तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? फैक्चुअली आपको याद हो तो 1946 में, ठीक है। बट इस संविधान सभा को बनाने के पीछे एक थोड़ी सी पुरानी कहानी है, ठीक है। उस कहानी पे भी आ जाते हैं हम। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम था, उसमें हमने देखा था कि 10 वर्ष के पश्चात पुनः समीक्षा की जाएगी और अगला संवैधानिक सुधार किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा था, मैंने बताया था आप लोगों की 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ था और इस साइमन आयोग का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। दिस साइमन कमीशन हैज़ बीन अपोज्ड मल्टीपल टाइम्स एवरीवेयर वेयर दे वेंट, ठीक है। और इसी की वजह से 1928 में एक रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट कहलाई थी? नेहरू रिपोर्ट। मीन्स कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट वो पहला प्रयास था जिसके माध्यम से भारत ने खुद के लिए एक संविधान बनाने का प्रयास किया। बट नेहरू रिपोर्ट को या मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई उस रिपोर्ट को हम संविधान नहीं कहते, ठीक है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति द्वारा गठित कानून था और उस कानून को गठन करने के लिए जो समस्त अधिकार थे वो नेहरू जी को नहीं दिए गए थे, उन्हें सिर्फ एक सुधार सुझाना था, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट को बाद में कहाँ भेजा गया था? अंग्रेज़ों के पास भेजा गया था और अंग्रेज़ों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, ठीक है। उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, बट प्रयास तो किया गया, ठीक है। और इसी नेहरू रिपोर्ट में आप इतिहास में पढ़ेंगे कि जिन्ना अपने 14 सूत्र लेकर आ गए थे, बोले जब तक आप मेरे ये 14 सूत्र नहीं मानेंगे, मेरी ये 14 मांगे नहीं मानेंगे, मैं नेहरू रिपोर्ट का समर्थन नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो कोशिश की गई थी कि संपूर्ण भारत की एक राजनीतिक मांग हो, ठीक है, एक संवैधानिक मांग हो, उस संवैधानिक मांग को मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रों ने 14 पॉइंट्स ने रिजेक्ट करवा दिया। और कारण ये उसी का परिणाम ये हुआ कि जब ये रिपोर्ट भेजी गई तो ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड इट, अंग्रेज़ों ने उसे मना कर दिया। बाद में 1934 में पहली बार भारत में डिमांड की गई किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मतलब यदि प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आता है कि पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई, ठीक है, तो वो कब की गई? 1934 में। और किसके द्वारा की गई? यह की गई M.N. रॉय के द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा, राइट। इसी रिपोर्ट को या फिर इसी मांग को अगले ही वर्ष, दैट इज़ इन 1935, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया। मतलब औपचारिक रूप से अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस बात की मांग करने लगी कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी तक तो ये क्या बात हो रही थी, समझना,
जब मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया कि 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ और वह कांग्रेस प्रतिनिधित्व की बात कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर रही है। अब वही कांग्रेस जब ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, अब वो अपने लिए एक नई डिमांड रख रही है कि भारत में जो कानून बनेगा, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो संविधान सभा द्वारा बनाए जाएंगे और उस संविधान सभा में भारतीय सदस्य, राइट, मीन्स नाउ डिमांड्स आर चेंजिंग फॉर अ हायर गोल, ठीक है, एक उच्च लक्ष्य के लिए अब मांगे भी उस तरह से की जाने लगी, ठीक है। बट अंग्रेज़ों द्वारा इस तरह की किसी भी मांग को मंजूर नहीं किया गया, ठीक है। बाद में आपने इतिहास में पढ़ा होगा या जानते भी होंगे आप कि 1939 में एग्जैक्ट डेट 1 सितंबर 1 सितंबर 1939 को क्या शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशंस विल चेंज। और कैसे चेंज होगी, वर्ल्ड वॉर 2 में दो गुट लड़ रहे थे, समझना बेटा इसको, ठीक है। एक तरफ था जर्मनी, इटली और जापान, मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ था इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर, ठीक है, और बाद में ज्वाइन किया यूएसए, ठीक है। अब इंग्लैंड की एक कॉलोनी है इंडिया, आधिपत्य तो अभी भी इंडिया पर इंग्लैंड का ही है, मतलब इंडिया के सैनिक भेजे जाएंगे कहाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने, किसकी तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से। अब यहाँ पर आप पिछली क्लास में आपको याद होगा कि अखिल भारतीय संगठन बना था, 1935 का एक्ट पास हो चुका था और उस एक्ट के बेसिस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव को लड़ने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल थी। अब समझना इस कहानी को, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 के बाद जो 1937 में युद्ध हुए थे, उस युद्ध में उस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस सरकार में शामिल हो गई। अब इंडिया अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है, ठीक है, इंडियन फोर्सेस शामिल होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक पक्ष बन जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर भारत को शामिल करवाना है, ठीक है, अगर भारत को इसमें शामिल करवाना है, एक सेकेंड, तो भारतीयों की कुछ तो मांगे सुननी पड़ेगी ना अंग्रेज़ों को भी, ऐसा तो होगा नहीं कि मनमर्जी चल जाएगा काम। इस स्थिति में होगा क्या, इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए इंग्लैंड एक ऑफर देगा, ठीक है, इंग्लैंड क्या करेगा, एक ऑफर देगा और उस ऑफर को क्या कहते हैं, ऑगस्ट ऑफर, हिंदी में अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त के महीने में दिया गया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। सबसे पहले जो संविधान सभा का आइडिया था वो दिया किसने, मानवेंद्रनाथ रॉय ने 1934 में, अभी बताया, ठीक है। आईएनसी ने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर अगस्त ऑफर में क्या किया गया, ये माना गया कि भारत में
संविधान में सुधार किया जाएगा, देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। बट ये सुधार कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था। कहाँ पर? अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। तो सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि संविधान में सुधार किया जाएगा, संविधान सभा का उल्लेख नहीं किया गया था, ठीक है। संविधान सभा को पहली बार एक्सेप्ट किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है। इट वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड फॉर्मली, समझना यहाँ पर भी सैद्धांतिक रूप से, इन प्रिंसिपल, कि हाँ भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। कहाँ, कब कहा? क्रिप्स मिशन में। और क्रिप्स मिशन कब आया इंडिया में? 1942 में, ठीक है। इसी को गांधी जी ने कहा था अ चेक ऑन अ फेल्ड बैंक। सो दैट इज़ व्हाट क्रिप्स मिशन ने पहली बार संविधान सभा की डिमांड को, वो भी प्रिंसिपल रूप में, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली ओनली, नॉट प्रैक्टिकली, ठीक है, व्यवहारिक रूप से इसे नहीं लागू किया गया था, सिर्फ ज़बान से कहा था कि हाँ संविधान सभा होनी चाहिए। और कब बनेगी? युद्ध के बाद देखेंगे, ठीक है। फाइनली कैबिनेट मिशन से भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। कैबिनेट जो मिशन आया था, ठीक है, कब आया था? ये मिशन आया था 1946 में, ठीक है। और इस मिशन ने ये एक्सेप्ट करवाया कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। और इस संविधान सभा में कैसे सदस्य होंगे? इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित सदस्य होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ये पहली बार कहा गया संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो संविधान सभा का जिक्र किया था, अब मैं कैबिनेट मिशन पे आ गया हूँ, ठीक है, कि संविधान सभा में इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो वो इलेक्शंस होंगे कैसे? इस संविधान सभा में कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे, और कुछ सदस्य कैसे होंगे? मनोनीत होंगे। कुछ सदस्य मनोनीत और कुछ सदस्य निर्वाचित। अब ऐसा क्यों हुआ? समझना, अगर आपको पीछे की क्लासेस याद होगी मेरी, तो वहाँ मैंने बताया था, ठीक है, कि 1857 के बाद जब कंपनी का रूल ख़त्म हुआ और ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन करने के लिए आ गई थी, उसके बाद ये कहा गया कि अब किसी भी तरह का अधिग्रहण नहीं होगा। तो भारत दो भागों में बांट दिया गया था। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें। और इसी चीज़ का हमने जिक्र कब किया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी हमने किया था कि एक अखिल भारतीय संघ का गठन होगा जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। बट कभी भी प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं किए, इसलिए अखिल भारतीय संघ का गठन हो ही नहीं पाया। लास्ट क्लास की ही बात है, ठीक है। अब उसी के लिए जब संविधान सभा की बात हुई तो उसी संविधान सभा में क्या कहा? पार्टली इलेक्टेड होंगे, कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे। तो निर्वाचित कहाँ से होंगे बेटा? निर्वाचित होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, प्रांतों से। और जो रियासतें होगी वो अपने सदस्य कैसे भेजेगी? वो भेजेगी मनोनीत करके। आ गया समझ में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर थे, राइट। और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे
वो कैसे चुने गए बेटा? इनडायरेक्टली, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही हमने ये पढ़ लिया था कि इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। बावजूद इसके जब संविधान सभा में चुनाव की बात हुई तो संविधान सभा में जो चुनाव हुए वो अप्रत्यक्ष रूप से हुए, ठीक है। और इसका अप्रत्यक्ष रूप से होने का जो सबसे प्रमुख कारण था वो कारण ये था कि भारत में इस समय 1945 के बाद 45-46 में जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक माहौल था, दंगे हुए थे और इन दंगों की वजह से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाना लगभग असंभव था, ठीक है। और क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाना लगभग असंभव था इसीलिए क्या किया गया, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करवाए गए। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुए? प्रांतों की जो विधानसभाएं थी, ठीक है, इन प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे उनके द्वारा चुने गए सदस्य, ठीक है, वो उस प्रकार चुने गए संविधान सभा में। और जो फ्रेंचाइज था मतलब जो मतदाता थे वो भी लिमिटेड थे। याद रखना जो यूपीएससी तुम्हें फंसाता है ना वो लिमिटेड फ्रेंचाइज की जगह यूपीएससी लिख देगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, था क्या? सीमित था, सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, ना कि सभी लोगों को। दोनों में अंतर होता है, सीमित में कुछ लोगों को होता है, सार्वभौमिक में सभी लोगों को होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो याद रखना है आपको संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में, जो सीटें थी उसको 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से? पहला मुस्लिम, सेपरेट इलेक्ट्रेट 1909 में पृथक निर्वाचक, ठीक है, पृथक निर्वाचन दे ही दिया गया था मुसलमानों को 1909 के अधिनियम से ही। बाद में यही पृथक निर्वाचन सिख समुदाय को भी दिया गया। और तीसरी जो श्रेणी थी वो थी सामान्य, ठीक है। याद रखना बेटा अगर यूपीएससी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा? मुस्लिम्स, सिख और हिंदू, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ ये सही होगा, मुस्लिम, सिख और हिंदू होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। क्या था? मुस्लिम, सिख और जनरल। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो इलेक्शंस हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हिंदी में लिख लीजिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये वो व्यवस्था थी जिसके आधार पर चुनाव हुए थे, ठीक है। सो चुनाव के संबंध में इतना डेटा, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से बाहर यूपीएससी नहीं जाएगा संविधान सभा से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है उनमें से डन। इसके बाद अब जो कंपोजिशन था
ठीक है, कैसे चुनाव होना है ये तो हमने देख लिया। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे और इन 389 में से 296 कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 सदस्य होंगे देसी रियासतों से। ये थी अखंड भारत के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसके। बाद में जब अलग पाकिस्तान की मंजूरी मिल गई थी, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा हो गई, तो भारत की जो संविधान सभा थी उसकी संख्या 389 से घटकर कितनी हो गई, 299 रह गई। ठीक है, तो 299 रह गई और इस 299 में 229 मेंबर्स कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 70 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट से। सो दीज वर द नंबर्स। आपको कौन सा नंबर याद रखना है, ये 299। ठीक है, वैसे तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है यूपीएससी, इतना ज़्यादा फैक्चुअल अब हो नहीं रहा है। ठीक है, इतना फैक्चुअल यूपीएससी अब जाता नहीं है, बट फिर भी यदि भूलते भटकते यूपीएससी पहुंच गया और आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, स्टेट पीसीएस वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत मज़ा आता है उनको, ऐसे क्वेश्चन पूछने में, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने में उन्हें आनंद आता है। उनको लगता है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, दिमाग में उनके बैठे होनी चाहिए। ठीक है, सो ये डेटा आपको याद रखना होगा। इसके बाद संविधान सभा जो थी, जो 299 सदस्य थे, इन 299 के 299 सदस्यों ने एक साथ बैठ के काम नहीं किया। पहली चीज़ समझना, पहली चीज़ तो इन 299 मेंबर्स ने लगातार काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि 9 दिसंबर 1946 से बैठे हुए हर दिन आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर हर दिन आ रहे हैं, काम ना, इन्होंने सत्र में काम किया, सेशंस बुलाए गए थे संविधान सभा के, और वो सेशन एक रेगुलर टाइम पीरियड में हुए, राइट। और ऐसा भी नहीं हुआ कि बाकी जब सेशन में थे तभी काम किया, बाकी टाइम काम नहीं किया, नहीं, काम इन्होंने पूरा टाइम किया। बट संविधान सभा की जो बैठकें थी वो सेशंस में हुई है। समझना कैसे, 299 के 299 सदस्य, ठीक है, पहली बार जब आए, कमिटीज़ भी लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, पहले जब सेशन स्टार्ट हुआ तो ये पहला सेशन स्टार्ट हुआ बेटा 9 दिसंबर 1946, ठीक है, ये पहली बैठक थी। इस पहली बैठक की जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। क्यों इनके द्वारा की गई, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उस संविधान सभा के, 80 वर्ष से ज़्यादा इनकी आयु थी, इस वजह से इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, कि आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष। बाद में 11 दिसंबर को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया। तो अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो गए, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने क्या किया, यहाँ पर उद्देशिका प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव कुछ नहीं था बेटा, एक डॉक्यूमेंट था।
उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि संविधान सभा की जो बैठक है इसके में हम क्यों उपस्थित हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमें भारत को किस तरह से बनाना है, भारत के संविधान को किस तरह का रूप देना है। ठीक है, तो मतलब ये कह लो जब भी कभी किसी संगठन की पहली बैठक होती है तो उस पहली बैठक में जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो बताता है कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रयोजन है और इस प्रयोजन को किस तरीके से हल करना है या क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं। वही सारी टारगेट, वही सारी बातें कहाँ लिखी गई थी, वही सारी बातें लिखी गई थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, उद्देश्य का प्रस्ताव में। ठीक है, और इस उद्देश्य का प्रस्ताव को बाद में 22 जनवरी को जाकर, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। ऐसा नहीं था कि पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया बात खत्म, नहीं, उन्होंने प्रस्तुत किया, फिर उस पर चर्चा हुई, अगर कुछ संशोधन की बात हुई तो फिर संशोधन किए गए, अंततः 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। ठीक है, इसी दौरान, इसी 9 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक संविधान सभा ने क्या निर्णय लिया कि वह एक संगठन के रूप में कार्य करने के साथ साथ अलग अलग समितियां भी बनाएंगे। ठीक है, जो समितियों का आकार छोटा होगा, ठीक है, और ये समितियां संविधान को, ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि जो संविधान निर्माण के कार्य को थोड़ा सा विशेष बना देगी। कैसे, अब समझो। संविधान सभा ने कुछ विशेष समितियां बनाई, जैसे कि रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, नियम एवं प्रक्रिया समिति, और इस समिति के अध्यक्ष कौन बना दिए गए, राजेंद्र प्रसाद। अब समझना, संविधान सभा के कार्य करने के लिए कौन कौन से नियम होंगे, किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, ठीक है, ये सारा निर्धारण कौन करेगी, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। ठीक है, उसी तरीके से स्टीयरिंग कमेटी, कि किस तरीके से संविधान की सभा की बैठकें करनी हैं, किस तरीके से संविधान को दिशा निर्देश देने हैं, ये सारा डिसाइड करेगी स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति, मतलब संघ का संविधान किस प्रकार का होगा। अब समझना, विशेष समितियां बन रही है और इन विशेष समितियों का कार्य एक विशेष पहलू को लेकर ही है। जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति, इसका उद्देश्य क्या होगा, संघ के लिए संविधान कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रावधान होने चाहिए, वो कैसे बनाना है, वो काम संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। उसके बाद संघ की शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, संघ के पास कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, इसके लिए अलग समिति बना दी, उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू। फिर राज्य समिति, अब यहाँ पे याद रखना, जिसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद भी है कि गलत किया सही किया, अभी समझाता। रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत थे, उन रियासतों को ये विकल्प दिया गया था कि वो या तो भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में चले जाए या स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकते। तो उसके लिए इन रियासतों से किस प्रकार विचार विमर्श होगा, किस तरह की बातचीत होगी, क्या किया जाएगा, ये सारा काम, उन रियासतों को कैसे शामिल करना है, ये सारा का सारा काम किसका था, राज्य समिति का। और इस समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। और यही विवाद होता है, कई बार आपने सुना होगा, ठीक है, कि पंडित नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर को लेकर इतना सारा गलत हुआ, इतना गड़बड़ हुआ, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जब पंडित नेहरू की गलती थी। ठीक है, तो वो विवाद यही है कि अगर इस राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू की जगह वल्लभ भाई पटेल होते तो कुछ अलग होता। ठीक है, तो हम उस विवाद में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि राज्य समिति का कार्य क्या था, कि जो रियासतें थी उन्हें किस प्रकार शामिल करना है भारतीय गणराज्य में। इसके लिए जो समिति थी वो थी पंडित नेहरू की अध्यक्षता में
राज्य समिति, ठीक है। उसके बाद जो अगली समिति थी वो कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पर समिति, जनजातीय अधिकारों पर समिति और अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति, और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति राज्य संविधान समिति। दोनों में अंतर है बेटा। राज्य समिति राज्यों के साथ किस तरह की बातचीत होगी, किस तरीके से उन्हें शामिल करवाया जाएगा, वो नेहरू का काम। उन राज्यों के लिए संविधान कैसा होगा वो पटेल का काम, ठीक है। यही विवाद है, वल्लभ भाई पटेल। और अंत में ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, जिसे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। बट मेरा मानना है कि ये पूर्णतः सही नहीं है या किसी एक व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी देना या पूरा श्रेय देना गलत है। जिस प्रकार 2011 का वर्ल्ड कप सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी नहीं जिताए थे, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जिताई थी, उसी प्रकार संविधान का निर्माण सिर्फ BR अम्बेडकर ने नहीं किया था, पूरी संविधान सभा ने किया था। हाँ, उनका योगदान अतुलनीय है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बट बावजूद इसके संविधान सभा का काम था, संविधान के जनक अकेले अम्बेडकर नहीं है, राइट। बट ये विवाद है। अम्बेडकर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने गांधी, उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये चीज़ है। सो ये था वो पहला चरण जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बाद जो दूसरा चरण था, वहां पे संविधान सभा कमिटी स्टेज और डेलिब्रेशन स्टेज पे काम कर रही थी। मतलब वो समितियां जो अभी मैंने पढ़ाई, ये सिर्फ कुछ प्रमुख समितियां थी बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां बनी थी, ठीक है। बट आपको ये नाम याद होने ज़रूरी है। फिर समितियों का निर्माण हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्टें बनाई, उन रिपोर्टों पे चर्चा की गई, ठीक है। और फिर चर्चा करने के बाद वो सारी समितियों ने अपनी अपनी सिफारिशें दी, ठीक है। सारी समितियों ने अपनी अपनी सिफारिशें दी। इसके बाद शुरू हुआ मुख्य काम, ठीक है। और वो मुख्य काम था ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? BN राव द्वारा, ठीक है, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, ठीक है। इन्होंने ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया और उसके बाद वो जो ड्राफ्ट किया था वो दे दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को, ठीक है। चौथे स्टेज में ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस सब को प्रॉपरली एनालाइज करके, उस पूरे के पूरे ड्राफ्ट को पढ़ के समझ के प्रॉपरली अरेंज करके भारत के संविधान का प्रारूप निर्मित किया। अब यहाँ से संविधान बेटा अस्तित्व में आना शुरू हुआ, ठीक है। फ्रॉम हियर द ड्राफ्ट केम, ठीक है। यहाँ प्रारूप आया और ये प्रारूप था पहला प्रारूप, ठीक है। अब इस प्रारूप को क्या किया? जनता के समक्ष रख दिया, पहली रीडिंग करने का जनता के समक्ष, ठीक है, कि आप बताइए ये हमने अपने आपके लिए संविधान बनाया है, कैसा है, ठीक है, नहीं है, क्या आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप इसमें संशोधन सुझा सकते हैं। इसलिए वो जनता के समक्ष रख दिया गया, ठीक है। फिर जनता ने अपनी अपनी सिफारिशें दी कि हम इसमें ये बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। अब उन सिफारिशों के बाद क्या हुआ? सेकेंड रीडिंग में उस पर डिबेट हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग हुई, ठीक है, और फिर उस ड्राफ्ट को बदला गया। मतलब जो जो सुझाव जनता ने दिए होंगे उस पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद अगर कुछ सुझाव अच्छे लगे होंगे तो उन सुझावों को शामिल किया गया। शामिल करने के बाद जब पूरा का पूरा ये सारे सुझाव, सारे प्रावधान पे चर्चा करके उसे अपना लिया गया, फाइनली फिर हुई थर्ड रीडिंग, ठीक है, थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद
फाइनली संविधान को क्या किया गया, अडॉप्ट और इनेक्ट। और ये कब शुरू हुआ, ये हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक है, it all started on, it all was done on 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को फाइनली भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। अब अडॉप्ट कर लिया बट शुरू नहीं किया, समझना। ठीक है, 26 नवंबर को अडॉप्ट करने के बाद हमने 2 महीने का इंतज़ार किया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया। ठीक है, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त था वो 2 महीने बाद का था, 26 जनवरी को अच्छा मुहूर्त था, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 के बाद 2 महीने बाद इसे शुरू करने का एकमात्र जो कारण था वो ये कि 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने एक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, 1929 में। और उस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया 26 जनवरी 1930 को। और ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था 1930 में, तारीख थी 26 जनवरी। और तब ये निर्धारित किया कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हम इस पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव हमने पारित किया है इसे याद कर सके और इसके लिए कटिबद्ध होकर प्रयास करते रहे। ठीक है, तो स्वतंत्रता हमने प्राप्त करने का ठाना था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। और तब से लेकर, मतलब 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक हमने अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया। ठीक है, किंतु परिस्थितिवश या ये कह लो कि अंग्रेज़ों की नाकामियों की वजह से, और सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसी वजह से जब संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो हमने 2 महीने का इंतज़ार करने का निर्धारित किया और उस तारीख को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 से। कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, इसीलिए जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को बनाया गया। ठीक है, सो इस तरीके से 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का जो समय है, ये समय था कुल मिला के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस पूरे समय में इतना समय लगा भारत के संविधान को बनने में और विस्तारित समय। और इस प्रकार हमने विश्व का, ठीक है, सबसे विस्तृत लिखित संविधान निर्मित किया 2 साल में। राइट, तो इस तरीके से संविधान बेटा बना है। उसके बाद 26 जनवरी को संविधान शुरू किया गया, कमेंस हो गया, तब से लेके अभी तक चला आ रहा है। बट कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, ये याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ प्रावधान
26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। और वो प्रावधान कौन कौन से थे? वो प्रावधान थे रिलेटेड विथ सिटीजनशिप, रिलेटेड विथ द प्रेसिडेंट्स ओथ, शपथ राष्ट्रपति की, निर्वाचन आयोग 324 में, ठीक है, और किस प्रकार चुनाव करवाए जाएंगे, और कुछ विशेष प्रावधान, सम स्पेसिफिक प्रोविजन, विशेष प्रावधान। ये सारी चीज़ें नहीं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट आप ये याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित, चुनाव से संबंधित, संसद और कुछ अल्पकालिक कानून, ये सारी की सारी चीज़ें कब से लागू हो गई थी? 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गई थी। और बाकी के जो प्रावधान थे वो लागू हुए 26 जनवरी 1950 से। और तब से हम 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस। तो संविधान विकसित भी हो गया, संविधान निर्मित भी हो गया। डन। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ में आ गया, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, किस तरीके से संविधान सभा की बैठकें हुई, कौन कौन सी समितियां थी, किस तरीके से पूरा काम हुआ है। एनी डाउट और क्वेश्चन रिलेटेड विद टुडेज क्लास?